क्या संसद के मॉनसून सत्र में ही एफसीआरए बिल पेश होने वाला है? ये सवाल विपक्ष को परेशान कर रहा है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय की तैयारियां बता रही हैं कि विदेशी फंड को लेकर ये अहम बिल पेश किया जाने वाला है। कानून का जो पालन नहीं करेगा उसके साथ सख्ती की जाएगी, कोई दया का भाव नहीं। विदेशी फंड को नियंत्रित करने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से संसद में कभी भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 लाया जा सकता है। एक ऐसा बिल जिसका विपक्ष तीखा विरोध कर रहा है, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसे वक्त की जरूरत बता चुके हैं। एफसीआरए के कानून का जो पालन नहीं करेगा उसके साथ सख्ती की जाएगी, कोई दया का भाव नहीं रखा जाएगा। विदेश से आए हुए धन के स्रोत राज्य की निगरानी में नहीं हो, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत चला लिया जब आपकी सरकार थी। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। देश को खत्म करने के लिए देश के अंदर एक कानी पाई भी हम नहीं आने देंगे। अगर मानसून सत्र में सरकार एफसीआरए बिल लाती है तो यह सत्र का सबसे महत्वपूर्ण बिल होगा, जो देश भर में फैले एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट, शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक संस्थानों को प्रभावित करेगा। एफसीआरए संशोधन बिल अगर पास होता है तो जिसे भी विदेशी फंड लेना है उसे गृह मंत्रालय से एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। हर 5 साल पर रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होगा। ऐसा नहीं करने वाली संस्था विदेशी फंड लेने की कानूनी हकदार नहीं होगी। सरकार का साफ कहना है कि विदेशी फंड लेने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन ये कानून के तहत होना चाहिए और जिस मद में फंड लिया जा रहा है उसी मद में इसका इस्तेमाल होना चाहिए। मान्यवर, इस मिशन के अंदर चिन्मय मिशन भी जुड़ा है, रामकृष्ण मिशन भी जुड़ा है, आर्ट ऑफ लिविंग भी जुड़े हैं, ब्रह्मा कुमारीज भी जुड़े हैं, निरंकारी मिशन भी जुड़ा है और ढेर सारे आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक संगठन भी जुड़े हैं। इन पर कोई तकलीफ नहीं है। उनको एफसीआरए के कानून से कोई दिक्कत भी नहीं है। मगर जो लोग देश के अंदर देश की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं और इसके लिए एफसीआरए का उपयोग करना चाहते हैं तो वो कानूनन इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। इस पर सख्त कार्रवाई। 15 जुलाई 2026 के आंकड़े बताते हैं कि देश में अभी 14,449 एफसीआरए रजिस्ट्रेशन है। 22,498 रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुके हैं, जबकि 15,212 की अवधि खत्म हो चुकी है। 2019 से 2022 के बीच 55,741 करोड़ रुपए का विदेशी फंड भारत में आया। जानकार मानते हैं कि सरकार की मंशा इस फंड के गलत इस्तेमाल को रोकने की है। अगर विदेशी फंड लेकर कोई धर्मांतरण गैंग चलाता हो या फिर देश विरोधी गतिविधियां चलाता है तो वो कानून के शिकंजे में होगा। टीम न्यूज नेशन। तो खबर ये है कि एफसीआरए संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश हो सकता है। विदेशी फंडिंग लाने वाले एनजीओ पर सीधी निगरानी का प्रावधान होगा बिल में पेश होने से पहले सरकार की बड़ी रणनीतिक बैठक होनी है। सुबह 10:30 बजे संसद में मंत्रियों संग पीएम मोदी की बैठक होगी। सुबह 10 बजे कांग्रेस और सहयोगी दल मंथन करेंगे इस पे। हालांकि विपक्ष इस पूरे बिल का विरोध कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री साफ कर चुके हैं कि ये बिल कितना जरूरी है। तो खबर ये है कि एफसीआरए संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश हो सकता है। विदेशी फंडिंग लाने वाले एनजीओ पर सीधी निगरानी का प्रावधान होगा बिल पेश होने से पहले सरकार की बड़ी रणनीतिक बैठक होनी है। सुबह 10:30 बजे संसद में मंत्रियों संग पीएम मोदी की बैठक होगी। सुबह 10 बजे कांग्रेस और सहयोगी दल मंथन करेंगे इस पे। हालांकि विपक्ष इस पूरे बिल का विरोध कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री साफ कर चुके हैं कि ये बिल कितना जरूरी है। अब बात करेंगे बांकीपुर की महाजीत की। प्रशांत किशोर यानी पीके सीएम सम्राट चौधरी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं और बांकीपुर की जीत को वो सम्राट की हार बता रहे हैं। आखिर कैसे बांकीपुर में जीत की कहानी पीके ने लिखी, कैसे उन्होंने 30 दिन में बीजेपी के 30 साल के सियासी दबदबे की हवा निकाल दी, ये सुनिए खुद पीके यानी प्रशांत किशोर की जुबानी। देश में 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा था, लेकिन पूरे देश की नजर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पर थी। इसके कारण थे नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद वो वहाँ पर उपचुनाव हो रहा था और प्रशांत किशोर वहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे। यही कारण था कि पूरे देश की नज़र थी। प्रशांत किशोर ने बीजेपी का जो सबसे मजबूत किला था उसमें सेंधमारी की है। हमारे साथ मौजूद हैं बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर। अब जी धन्यवाद। सबसे मजबूत किला था बीजेपी का, ढह गया। कैसे ढह गया? सेंधमारी नहीं हुई, ढह गया। 422 बूथ में 400 बूथ हार गए। ढह गया, हमने नहीं ढहा, बिहार की जनता ने, बांकीपुर की जनता ने उसको ढहा दिया
और इसलिए ढा दिया कि बांकीपुर की जनता चाहती है, बिहार की जनता चाहती है कि बिहार में किसी स्वच्छ चरित्रवान काबिल व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए। बिहार की जनता चाहती है कि भाजपा राजनीतिक अहंकार से बाहर निकले और अच्छे योग्य उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करे। सिर्फ मोदी जी के नाम पर किसी को खड़ा करके वोट मांगने का प्रयास न करे। और बिहार की जनता ये चाहती है कि जो लोग चुन कर गए हैं वो सिर्फ लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू की राजनीति बंद करें, काम करें। नहीं काम करेंगे तो जनता अपना विकल्प बना लेगी। 31 वर्षों से लगातार बीजेपी का वहाँ पर कब्जा था। लालू प्रसाद का जो शासनकाल था उसमें भी वो किला नहीं टूट पाया था। प्रशांत किशोर के पास कौन सी चाबी थी कि वो किला टूट गया? कोई चाबी नहीं थी। पिछले 3 साल का ईमानदार प्रयास था। 3-3.5 साल से बांकीपुर में मैंने काम नहीं किया था, लेकिन पूरे बिहार में जो काम किया था लोगों ने देखा था। लोगों को भरोसा था कि मैं राजनीतिक तौर पर झूठ नहीं बोलता हूँ। जो सामने दिखा वो बताया, लोगों के सामने विकल्प दिखा, लोगों ने वोट कर दिया। 9 महीना पहले विधानसभा चुनाव हुआ, एक भी खाता नहीं खुला आपका, और 9 महीने में ऐसी सीट से आपने जीत दर्ज की जिसके बारे में बहुत आदमी कल्पना भी नहीं किए थे। ठीक है, 9 महीना पहले की परिस्थिति अलग थी। लोग उस समय सरकार बनाना चाहते थे। अभी लोग सरकार को जवाबदेह बनाना चाहते हैं। 9 महीना पहले जो चुनाव हुआ था वो सरकार बनाने का चुनाव था। उसमें जनसुराज के मुकाबले भाजपा, एनडीए के लोग उनको ज़्यादा मजबूत, विश्वसनीय दिखे। और आज जब उसी सरकार को जवाबदेह बनाने की बात आई है तो लोगों ने जनसुराज पर, प्रशांत किशोर पर भरोसा किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर लगातार आप हमला करते रहे हैं, क्या कारण है? कोई हमला नहीं कर रहे हैं। बिहारी होने के नाते मेरा ये फ़र्ज है, मेरा ये कर्तव्य है कि बिहार का मुख्यमंत्री, बिहार का नेता कोई अपराधी न बने, कोई अनपढ़ न बने। इसलिए उस बात को बार बार उठा रहे हैं कि सम्राट चौधरी 7वीं फेल हैं। इन्होंने अपने उम्र का, अपने पढ़ाई का सारा कागज़ गलत लगाया है। और अगर आज किसी सामान्य परिवार का बच्चा कोई एक सर्टिफिकेट गलत लगा दे तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, उस पर केस हो जाएगा। और बिहार का मुख्यमंत्री अपने उम्र के बारे में, पढ़ाई के बारे में गलत सर्टिफिकेट लगाए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और सबसे बढ़कर 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त रहे हैं, जेल काटे हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। इसलिए भाजपा से बार बार आग्रह कर रहे हैं, भाजपा के नेतृत्व से आग्रह कर रहे हैं कि आप किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए बिहार में, जो बिहार में बच्चों के पढ़ाई, रोजगार, पलायन की चिंता कर सके, सिर्फ अपराध और अपराधियों की बात न करे। एक आखिरी सवाल है, क्या सम्राट चौधरी के खिलाफ इसी तरीके से हमलावर रहेंगे प्रशांत किशोर? भाई, सम्राट चौधरी के खिलाफ हमलावर नहीं हैं, उस व्यक्ति के खिलाफ हमलावर हैं जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री कोई काबिल व्यक्ति होना चाहिए, कोई पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए। तभी तो यहाँ के लोगों के जीवन को सुधारने का प्रयास होगा, तभी तो यहाँ पढ़ाई की बात होगी, तभी तो रोजगार की बात होगी। हमारे साथ प्रशांत किशोर साहब तौर पर इनका कहना था कि बिहार की जनता ने एक बदलाव के लिए अपना मैंडेट दिया है और उनकी इच्छा है कि बिहार के लोग जो विकल्प की तलाश कर रहे हैं बाहर आकर के निकलें, वोट दें। और उन्होंने जो मुख्यमंत्री के खिलाफ जो अपना एक अभियान चलाया है वो चाहते हैं कि स्वच्छ छवि का जो आदमी है वो बिहार का मुख्यमंत्री बने और वो इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ आदित्य झा, न्यूज़ नेशन, पटना। गुरुग्राम में भारी बारिश के बीच लोग ट्रैफिक जाम से भी जूझते नजर आए। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर रेंगती गाड़ियां दिखी। इन तस्वीरों को देखिए, आपकी नजर जहां तक जाएगी जाम ही जाम नजर आएगा। आज शाम को लोग करीब 1 घंटे तक जाम में फंसे रहे। अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर ट्रैफिक जाम की तो दूसरी तरफ वाटर लॉगिंग। बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव हो गया, जिससे लोगों को ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ा। गुरुग्राम में भारी बारिश के बीच लोग ट्रैफिक जाम से भी जूझते नजर आए। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर रेंगती गाड़ियां दिखी। इन तस्वीरों को देखिए, आपकी नजर जहां तक जाएगी जाम ही जाम नजर आएगा। आज शाम को लोग करीब 1 घंटे तक जाम में फंसे रहे। अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर ट्रैफिक जाम की तो दूसरी तरफ वाटर लॉगिंग। बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव हो गया, जिससे लोगों को ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ा। और बड़ी खबर, करनी सेना के आंदोलन को लेकर जयपुर पुलिस का बयान। जयपुर में धरना शाम 5:30 बजे खत्म हो गया। प्रदर्शनकारी वापस लौट गए थे। रात 8:15 बजे देवराज के सीने में दर्द उठा। परिजन इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे। हायर सेंटर पहुंचने पर देवराज की मौत हुई। दरअसल देवराज की मौत के मामले में तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया कि इलाज के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया। इसके बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां पहुंचने के बाद उनकी मौत हो गई। अब खबर कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा चल रही है और यात्रा मार्ग की तस्वीरें अद्भुत है।
आस्था की शक्ति और भोले भक्तों की भक्ति हर किसी को जोश से भर देती है। कांवड़ यात्रा के लिए प्रशासन की तरफ से भी खास तैयारी है। ग्राउंड जीरो से कांवड़ यात्रा पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। भगवान शिव की भक्ति, कठोर तपस्या और अटूट श्रद्धा का प्रतीक है कांवड़ यात्रा। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाल विष को शिव ने पिया था, जिसकी जलन शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर गंगा जल चढ़ाया था। बम बम भोले की जयकार, मिलकर होता है जात पात पर प्रहार। इस पौराणिक परंपरा और आस्था के अद्भुत संगम को समझने के लिए न्यूज नेशन ग्राउंड जीरो पर है। उत्तराखंड बॉर्डर के करीब सहारनपुर जिले की ये तस्वीरें हैं। यहाँ भोले की भक्ति का अलग ही रंग नजर आता है। भोले के भक्तों का जोश हर किसी को उमंग से भर देता है। कांवड़ मार्ग पे लगातार हम लोग अग्रसर है, न्यूज़ नेशन न्यूज़ स्टेट की टीम। और देखिए मेरे पीछे किस तरीके से भव्य राम मंदिर की झांकी है और छटा है भोले के भक्तों की। ये अंतिम पड़ाव है, इसके बाद उत्तराखंड की शुरुआत हो जाती है। सहारनपुर है जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं और कंधे पे देखिए किस तरीके से जगत के तारणहार भोले बाबा को लेकर के कांवड़ भक्त लगातार जो सफ़र है वो कर रहे हैं। कब चले थे भाई? और आपके तो कंधे पर भगवान शंकर है। 30 तारीख को चले थे बोले। कहाँ तक जाएंगे? फरीदाबाद हरियाणा है 4। तो अकेले लेके चल रहे हैं, चेंज कर लेते हैं आपके साथ? अकेले लेके चल रहा हूँ बोले। अकेले लेके चल रहे हैं। कितने किलोमीटर तय कर लेते हैं? बोले 20-25 किलोमीटर। बेटा आपकी क्या उम्र है? 8 साल। 8 साल। पहली बार आए हो कांवड़ लेकर? कैसा लग रहा है? कितनी दूर पैदल चले हो? जाए बोले। हाँ बोले। कितनी दूर पैदल चल रहे हो? नंगे पैर ही पैदल ही आ रहे हो तब से? तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और भोले के भक्त हैं। कितनी बार कांवड़ यात्रा आप कर चुके हैं इससे पहले? मेरी 11 बार हो चुकी है। और आप कहाँ जा रहे हैं अभी? यहाँ से हरियाणा जा रहे हैं। हरियाणा कौन से जिले में? डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ जा रहे हैं। तो देखिए जो भोले के भक्त हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं दूर दूर से। और ये वो रास्ता है जो आगे जाता है हरिद्वार तक। और बालिकाएं भी पीछे नहीं। बेटा कितनी दूर से कब चले थे यहाँ से? कब चले थे? 31 को। तो देखिए जहाँ पे बालिकाएं हैं वो भी बोले कहाँ से आ रहे हैं? गौमुख से। बहुत दूर। कब चल रहे हैं? 18 तारीख चल रहे बोले। तो उत्तराखंड में कई दिन तक रहे होंगे, कैसी व्यवस्था है? उत्तराखंड में बहुत अच्छी है जी। और यूपी में? बोले सारे बोले ने पहले तो हाथ जोड़ के रोम रोम है। हाँ मैं गेट नोएडा बोड़ा की गाँव से, उत्तराखंड से नहीं आए, हम आए हैं गौमुख से। ठीक है ना, वहाँ से हम जल उठाया था उत्तरकाशी में वे। ठीक है, 19 तारीख को हमने जल उठाया। गंगा जी के उद्गम से आप आए? हाँ जी। तो कितने किलोमीटर पैदल चलने की यात्रा हो गया? अभी तक 450 प्लस पैदल चल चुके हैं। ये तपस्या की ही ताकत है जो युवा मंडली को गौमुख से जल लेकर चलने की प्रेरणा देता है। इन लोगों को हरिद्वार से चलकर हरियाणा और राजस्थान पहुंचने की शक्ति देता है। खास बात यह है कि जवान तो जवान, हमारी मुलाकात एक बुजुर्ग कांवड़िये से भी हुई। बाबा क्या उम्र हो गई आपकी? 76 साल। 76 साल। तो कितनी बार आप कांवड़ ला चुके हैं? ये पहली दफा लेकर आ रहे हैं। तो इस उम्र में लोग आमतौर पर तो घर में होते हैं और आप कांवड़ लेकर आ रहे हैं। कहाँ तक लेके जाएंगे? गुड़गांव तक। गुड़गांव तक। कितने किलो की है ये? पता कितनी है, ध्यान नहीं है। अच्छा, कई लीटर पानी है। तो देखिए जो दिव्य जल है गंगा जी का। 76 साल की उम्र है और बाबा पहली बार कांवड़ लेकर पहुंचे हैं। ये साधना की शक्ति है, ये कठिन शारीरिक तपस्या है और इस तपस्या को सफल बनाने के लिए प्रशासन और समाज कांवड़ यात्रा को सफल बनाने में जुटा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 की ये तस्वीरें हैं। यहाँ बिजली के पोल को प्लास्टिक के कवर से ढका गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ से हरिद्वार जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पे और यहाँ पर किस तरीके से कांवड़ यात्रियों के लिए प्रशासन के द्वारा, उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा तैयारी की गई है वो आपको दिखाएंगे। दरअसल बारिश का, क्योंकि सावन का महीना है, बारिश लगातार होती है, भोले के भक्त गुजरते हैं और संख्या कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इस तरीके से यहाँ पर रैपिंग की गई है। जितने भी आपको पोल्स नज़र आएंगे खतरा लिखा गया है, छूना मना है, क्योंकि कई बार करंट लगने की घटना हो सकती है।
सात्विक आहार का सेवन, नशे पर पाबंदी, शारीरिक मानसिक शुद्धता का प्रतीक है कांवड़ यात्रा। इस शुद्धता की अहमियत को ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रा मार्ग पर मीट और शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया है। कांवड़ मार्ग पर प्रशासन की तरफ से अलग अलग व्यवस्था की गई है। इस वक्त हम मेरठ से आगे मुजफ्फरनगर की तरफ बढ़ रहे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कांवड़ शिविर लगाए गए हैं। रोड का एक हिस्सा तो बंद है ही, लेकिन दूसरे हिस्से में अगर कहीं भी फूड प्लाजा है और फूड प्लाजा में लीकर शॉप है यानी शराब की दुकान है, नॉन वेजिटेरियन फूड मिलता है और यहाँ तक कि अगर इंटरनेशनल ब्रांड्स में भी किसी तरीके से नॉनवेज परोसा जाता है तो उन्हें फ़िलहाल टेम्परेरी बंद कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी आपको आउटलेट्स नज़र आएंगे सब बंद कर दिए गए हैं। जो एंट्री है उस एंट्री पे बाकायदा पर्दा तक लगा दिया गया है और वो भी बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल आप देखिए जितने भी फूड जॉइंट्स हुआ करते थे उन फूड जॉइंट्स को बंद कर दिया गया है। जो भोले के भक्त हैं वो किस तरीके से इस चीज़ को लेते हैं उनसे हम बात कर लेंगे। जो फूड जॉइंट्स है जहाँ नॉनवेज मिलता था वो बंद कर दिया गया है। लगता है कि बेहतर कदम है कम से कम जब तक कांवड़ यात्रा चल रही है। बहुत बढ़िया हो रहा है ये, और सबसे बढ़िया ये नॉन वेज बंद हो गया, सबसे बढ़िया है। और भोले आराम टाइम से फ्री होकर निकल रहा है यहाँ से। तो ये बेहतर लगता है कि नॉनवेज की जितनी शॉप से बंद कर दी गई, लीकर्स की जितनी शॉपें बंद कर दी गई, बाकायदा पर्दे लगा दिए गए हैं। जी हाँ सर, अच्छा है क्योंकि भोले का वो है ना जी, तो इसमें जो है चिकन विकन मतलब भक्ति के साथ मांस नहीं चल सकता, इसलिए जो कदम उठाया गया बेहतर। ये सही है सर। बड़ा सवाल यात्रा के दौरान कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा के इंतजाम का भी है। इन तैयारियों को समझने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर कांवड़ सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी पहुंची। उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से हर एक जिले के अंदर कांवड़ कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरनगर में, जहाँ पर खोया पाया और अनाउंसमेंट सेंटर से लेकर के 1200 सीसीटीवी कैमरे का पूरा नेटवर्क है, जिसमें PTZ भी है जिसे पैन, टिल्ट और जूम किया जा सकता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के फेशियल रिकॉग्निशन यानी चेहरे पहचानने वाले कैमरे भी लगाए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से पूरे शहर के खास तौर पर उन रास्तों पर नज़र रखी जा रही है जो कांवड़ मार्ग है, जहां से आगे सहारनपुर और हरिद्वार का रास्ता तय किया जाता है। और इसमें खास बात यह है कि ना सिर्फ फिक्स कैमरे बल्कि ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और बाकायदा यहाँ पर प्रशासन के लोग भी है, पुलिस के लोग भी है, अनाउंसमेंट भी लगातार की जा रही है। और यहाँ पर जो कांवड़ है, कांवड़ियाँ हैं, वो आते हैं, कोई खो जाता है तो उनकी अनाउंसमेंट की जाती है। और मैं चाहूँगा बाहर भी दिखाइए तस्वीरें। ये शिव चौक है, सबसे प्रसिद्ध चौक अगर मुजफ्फरनगर की बात करें, और यहाँ से हज़ारों लाखों कांवड़ भक्त, भोले के भक्त लगातार यहाँ से गुजरते हैं। 1200 सीसीटीवी कैमरे का पूरा नेटवर्क, PTZ कैमरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होकर पुलिस की टीम कांवड़ यात्रा पर नजर रख रही है। पूरे मुद्दे पर मुजफ्फरनगर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुनील कुमार वर्मा ने न्यूज़ नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत की। 100 के करीब हमारे पास शिकायतें आती हैं और जिसमें सभी तरह की शिकायतें, किसी का सामान गुम होना या कोई परिवार का सदस्य छूट गया है, वो मतलब सभी तरह के कांवड़ मार्ग पे कांवड़ियों को जितनी भी समस्या छोटी हो या बड़ी हो, मतलब खोया पाया सेंटर से लेकर अनाउंसमेंट सिस्टम सब कुछ यहाँ पर सब। कांवड़ यात्रा सनातन आस्था, तप और अनुशासन का एक महान पर्व है। कांवड़िये इस तपस्या को पूरा करने में जुटे हैं। प्रशासन की तरफ से कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, सहारनपुर।